से ज्वाइन करता रहूंगा। आज हाँ, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैसेज, इसके बाद एक पैसेज हमारा और बाकी रहेगा। लगभग सभी पैसेजों को हम लोग निपटा चुके हैं। अब क्योंकि इस पार्ट में क्या, किसी भी ऐसे टेक्निकल पार्ट में थोड़ा समय लगेगा, और देखा जाए तो आपकी इस पूरी किताब में 5 ही पार्ट ऐसे हैं जो आपका सबसे ज्यादा समय लेंगे। बाकी 5 पार्ट के अलावा तो सभी पार्ट ऐसे हैं कि जिनको आप यूं कर सकते हो बिना पढ़ाए भी, जिसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। इजी है, मोर इजियर देन ये। इसके जैसे ये पार्ट है, जैसे अंटार्कटिका वाला पार्ट है, ये 2-4 पार्ट ये टेक्निकल पार्ट है। ये दैट लेसन रिक्वायर्ड नॉलेज, इन पार्टों को पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए उतना। देखिए आज जो हमारा जो लेसन है, वाटर इज से लगाकर ऑफ फ्यूल, आप अपनी रेनबो बुक्स पे देख लेना। यदि यहां दिखाई दे रहा है तो बाद में वहां पर निशान लगा देना। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि 30 मिनट पता नहीं कैसे हो जाएंगे। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस का मतलब आधार, पानी जीवन का आधार है। ये प्रश्न पूछेगा, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, हाउ एक्सप्लेन। सीधा प्रश्न 7 नंबर का, और आया हुआ भी है। पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से नहीं आया है, तो चांस बन सकते कि आ सकता है। इसलिए इसका ट्रांसलेशन ध्यान रखना है। ये 7 नंबर लेके भी आ सकता है यदि आपके एग्जाम में आ गया तो। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और उसके कॉस्टिक में भी लिखा हुआ है। देखिए मैंने साथ में कॉस्टिक में दे दिया, इसका फोटो भी मैं सेंड कर लूंगा ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में इजी रहे। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन ए सब्सटेंस प्रोपोर्शन ऑफ 3 कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। देखिए इंसानी शरीर हो या किसी जीव का शरीर हो या किसी जानवर का शरीर हो, सबके शरीर में पानी का एक निश्चित अनुपात होता है। आपके जिस्म के अंदर से पानी निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। आपका जो पूरा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है पानी के ऊपर। गर्मियों के दिनों में प्यास लगे और 15 मिनट आपको पानी नहीं मिले तो आपका शरीर सिकुड़ने लगता है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ने लगती है, ऐसा एहसास होता है। अर्थात कि शरीर, हमारा जो शरीर है उसमें सबसे ज्यादा यदि अनुपात किसी का है तो वो है पानी का। सोच लीजिए इसका कितना महत्व होगा। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शारीरिक जो शरीर की कोई भी एक्टिविटीज, नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले ऑन एसेंशियल का मतलब आवश्यक, पार्ट का मतलब भूमिका। क्या कह रहा है देखिए, एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले ऑन एसेंशियल पार्ट। और शरीर की कोई भी एक्टिविटीज ऐसी संभव ही नहीं है जिसके अंदर की ये फ्लूइड कौन सा, वाटर, पानी, ये जो तरल पदार्थ पानी है जिसमें कि भाग नहीं लेता हो। जिस इंसान के शरीर में पानी नहीं हो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे गर्मियों के दिनों में कहते हैं कि शरीर को पानी बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि पानी के बिना हमारा शरीर रह ही नहीं सकता है। इसलिए कह रहा है कि शरीर की कोई भी क्रिया संभव ही नहीं है बिना पानी के। वाटर इज ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। निसंदेह पानी जो जीव होते हैं, जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके लिए भी अनिवार्य है। वाइल मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, नम पानी, जो नमी होती है, जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है, हमारी त्वचा के ऊपर भी नमी होती है। त्वचा की नमी चली जाती है तो हमारी जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाटर इज ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, पानी जानवरों के लिए भी जरूरी है। while moisture in the soil is equally water of course necessary for animal life, while moisture in the soil
इज इक्वली इम्पेरेटिव। सॉइल का मतलब मिट्टी। हाँ, मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब आवश्यक। इसके अलावा मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या आवश्यक जरूरत किस चीज की होती है? नमी की। जिस मिट्टी में नमी नहीं होती है या जो मिट्टी नमी को ऑब्जर्व नहीं करके रख सकती है, तो इसका मतलब उस मिट्टी को उपजाऊ नहीं माना जाता है। जैसे हमारे दोमट मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी उसकी विशेषता क्या होती है? वो नमी को ऑब्जर्व करती है, नमी को सोखती है, नम होती है। वही बलुई मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, वो नमी को सोख नहीं पाती, उसमें नमी नहीं होती है। इसलिए जहां बलुई मिट्टी है वो रेगिस्तान है। जहां यदि दोमट मिट्टी है जो नमी को सोखे रखती है, तो वो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक मानी जाती है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो गंगा का पूरा मैदान है, आप इनमें देख सकते हो कि वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। इसलिए पानी की दूसरी आवश्यकता क्या है? कि मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और मिट्टी में नमी बहुत अत्यावश्यक है। क्यों? फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो वनस्पति पेड़ पौधे जो उगते हो उनके जीवन के लिए। एंड ट्रीज थ्रो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरियस इनोमस विद द स्पीसीज। क्या कह रहा देखिए, ये नमी क्यों आवश्यक है? एक अलग इसमें पूरा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई देयर इज नेसेसरी मॉइस्चर इन द सॉइल। मिट्टी में नमी की क्यों आवश्यकता होती है? इसका मतलब यह है, देखिए, सॉइल इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनकी उपज के लिए, ग्रोथ के लिए। एंड ट्रीज थ्रो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरियस इनोमसली। इनोमसली का मतलब बहुत अधिक। विद द स्पीसीज, और जो पेड़ पौधे होते हैं असंख्य संख्या में, बहुत अधिक संख्या में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो कि विभिन्न प्रजातियां जिसमें सर्वाइव करती है। जहां मिट्टी में नमी होगी वहां बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे होंगे। जहां बहुत पेड़ पौधे होंगे वहां पर जो जितनी भी जंगली प्रजातियां हैं वो सर्वाइव करेगी। अब रेगिस्तान में आप ये सोचो कि शेर मिल जाएगा, नहीं मिलता है। वो कहाँ मिलेगा? गुजरात के गिर के जंगलों में मिलेगा, या रणथंभौर में, राजस्थान के रणथंभौर में मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी परिस्थितियां है। तो यदि नमी किससे मिलेगी? पानी से। शरीर का एक हिस्सा क्या है? पानी। पेड़ों के बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पानी। बड़े पौधों की बढ़वार के लिए क्या जरूरी है? पानी। पानी के बिना शरीर की कोई भी शारीरिक क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, वहां पर भी चाहिए आपको पानी। तो ये सब मिला के आंसर बनेगा व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जीवन का आधार कैसा है, इसका ये पूरा आंसर होगा, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में जमा के लिख सकते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज थ्रो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरियस, ये हो गया। द कंजर्वेशन, ये एक शब्द आया, देखिए इसके ऊपर प्रश्न भी बनता है, इसके ऊपर कंपोजिशन भी बनता है। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पर। द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। अभी एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, वाटर कंजर्वेशन, सुना है आपने? अभी वाटर कंजर्वेशन ठीक इसी प्रकार से कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, बचाना। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोगिता, बचाना और उपयोग करना। देखिए इस धरती पर कुदरत में कोई भी चीज उपयोग करने से खत्म नहीं होगी। जो चीजें खत्म हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वी डोंट नो द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम उसका ढंग से उपयोग नहीं करते, हम दुरुपयोग करते हैं। अब जैसे पानी दुनिया की सबसे कीमती चीज है, उसकी कोई कदर नहीं। हमारे घर में जो नल है, जो टैप है, नल है, उसमें यदि वो लीक है, इसमें बूंदे गिरती हो, पर हमारा ध्यान कभी तो जाता ही नहीं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो टपकती हुई बूंदे भी एक दिन में 30 लीटर पानी को वेस्ट कर देती है। 30 लीटर पानी मतलब हम नहा ले आराम से, इतना पानी होता है वो तो, पर इसके बारे में किसी की नजर जाती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, एक तो पानी का संरक्षण और उसकी उपयोगिता इज दस फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब आधारभूत, इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन का मतलब मानव और वेलफेयर का मतलब कल्याण। क्या पूछा है? व्हाट इज द फंडामेंटल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए क्या जरूरी है? छोटा प्रश्न पूछिए। द कंजर्वेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण और जल का प्रॉपरली उसका उपयोग करना इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर,
और ये मानव कल्याण के लिए आधारभूत, ये जरूरी बात है। अपार्ट फ्रॉम एटिशियंस, एटिशियन का मतलब होता है कुओं का पानी, भूमिगत जल, जो पानी भूमि में होता है। अपार्ट फ्रॉम एटिशियंस द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस रेन और स्नोफॉल। देखिए हमारे पास पानी के सिर्फ दो स्रोत हैं। वन इज इनसाइड, इनवर्ड, जो जमीन के अंदर पानी है, भूमिगत, अंडरग्राउंड वाटर। दूसरा है आउटवर्ड्स, बाहरी पानी। एक है भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल है वो लाखों करोड़ों साल की हमारी बुनियादी संपत्ति है। और उसके जो बाहर क्या कह रहा है देखिए, एक तो कुओं के पानी के अलावा, मतलब भूमिगत जल के अलावा, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। इसके अलावा जो पानी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है, हमें पानी किससे मिलता है? रेन, एक तो वर्षा से, और स्नोफॉल, और दूसरा है बर्फ गिरने से। हमारे यहाँ बारिश होती है तो बारिश से पानी मिलता है। कई से ठंडे मुल्क होते हैं जहाँ स्नोफॉल आता है, जहां पर बर्फ गिरती है, तो वहां से उन्हें पानी मिलता है। अर्थात कि भूमिगत जल के अलावा पानी के और कौन से स्रोत हैं? रेन एंड स्नोफॉल। मच ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। जो अधिकांश जो भारतीय कृषि है, द मोस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो अधिकांश जो भारतीय कृषि है, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करती है किसके ऊपर? ऑन सीजनल रेनफॉल। एक तो जो हमारे मौसमी जो बारिश होती है, हमारे यहाँ पूरे 12 महीनों में 4 महीने बारिश होती है। सीजनल रेनफॉल, ये जो हमारी भारतीय कृषि है, डिपेंड करती है जो मौसमी बारिश है उसके ऊपर, या जिसे हम मानसूनी बारिश कहते हैं उसके ऊपर। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। और ये सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा कब बन जाता है? एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी। फेलियर का मतलब असफल होना, इरेगुलरिटी का मतलब अनियमित, ऑफ द सेम। यदि बारिश का पानी, जो मौसमी जो बारिश होती है, मानसूनी बारिश होती है, यदि वो नहीं हो या फिर वो अनियमित हो, समय पर नहीं आए, तो ये मामला बड़ा संवेदन का हो जाता है। देखिए हमारे अकाल पड़ता है, अकाल का सीधा मतलब क्या होता है? अब यदि बारिश के जो 4 महीने होते हैं उसमें यदि ढंग से बारिश नहीं हो तो हम उसे अकाल डिक्लेयर करते हैं। अकाल का मतलब ये है कि मौसमी बारिश के समय जो मक्के की फसल होती है वो भी नहीं होती है, नदी नाले नहीं बढ़ते तो उसके बाद वाली जो फसल होती है वो भी नहीं होती है, न तो रबी की फसल होती है न खरीफ की फसल होती है, जिसकी वजह से भूखे मरने की नौबत आ जाती है भारत में। तो यदि हमारी चूंकि पूरी कृषि मौसमी बारिश पे डिपेंड है, यदि वो असफल हो जाए या वो समय पर नहीं आए तो उससे क्या होगा? मामला बड़ा संवेदनशील हो जाता है भारतीय कृषि के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिकेट का मतलब अपर्याप्त। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड द इनएडिकेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। देखो क्या कह रहा है, इस संबंध को देखना। प्रश्न पूछेगा हाउ यू कैन कनेक्ट द सॉइल इरोजन एंड इनएडिकेट और इरेगुलर रेनफॉल, कि किस प्रकार से बरसाती पानी को और मिट्टी के कटाव को आप दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रही है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या, एंड ऑफ इनएडिकेट और इरेगुलर रेनफॉल, अपर्याप्त और अनियमित बारिश की वजह से, आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? ये क्लोजली कनेक्टेड है। क्लोजली कनेक्टेड कैसे? देखिए, इट इज क्लियर दैट द एडॉप्शन का मतलब ग्रहण करना। इट इज क्लियर दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, एडॉप्शन का मतलब ग्रहण करना, टेक्निक्स का मतलब तकनीकी। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड। लंबा वाक्य देखिए, इसे मैं वापस ले रहा हूं। इट इज क्लियर दैट, यह बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन,
आज के समय में जो आधुनिक तकनीकें आई है, किसके लिए? उन आधुनिक तकनीकों को अपनाना, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना would also help to conserve and keep the water where it is wanted। और ये चीज पानी को जिस जगह पर, पानी को संरक्षित करने में मदद होगी और जिस जगह उसकी जरूरत है उस जगह पर वो पानी क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इस चीज को देखिए आप, हाउ द सॉइल इरोजन एंड द वाटर कंजर्वेशन इज कनेक्टेड, हाउ मे यू कैन कनेक्ट बोथ ऑफ टू प्रॉब्लम ऑन साइड। देखिए, यदि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं हम? मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो चेक डैम्स बनाएंगे, हम वृक्षारोपण करेंगे, हम जगह जगह बंड्स बना देंगे और ये सब करेंगे। अर्थात कि मिट्टी का कटाव रुकता कैसे? पानी के बहाव को रोकना। और जैसे हम पानी के बहाव को रोकेंगे तो इसका मतलब पानी इकट्ठा हो जाएगा। अर्थात कि इससे दो काम, मिट्टी का कटाव भी रुक गया और पानी के बहाव को रोकने से पानी इकट्ठा हो गया। जो इकट्ठा पानी वो दो तरीके से काम आ सकता है। एक तो जो इकट्ठा पानी है वो पानी क्या होगा कि वहीं रुका रहेगा, तो वो तो अंडरग्राउंड जमीन में जाएगा पानी, तो दैट इज द अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारे लिए खजाने की तरफ है वो अंडरग्राउंड वाटर बनेगा। उसके अलावा जो ऊपर का जो पानी है, जो सतह का जो पानी है, उसे हम उस जगह पर ले जा सकते हैं जिस जगह पर पानी की जरूरत हो। आप देखिए कि पूरे राजस्थान में अकाल पड़ता है पर हमारे इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता है, जबकि हम लोग तो पहाड़ी क्षेत्र में हैं। आप देखिए इधर हमारे यहाँ आगे जाओ, खैरवाड़ा से आगे जाओ तो यहाँ पर सोमकारगढ़ डैम बना हुआ है, नहरों से इस पूरे जोन में सिंचाई होती है। उस नहर के पानी की वजह से अंडरग्राउंड वाटर बना रहता है, बीच के जितने तालाब वगैरह उस नहर से भर जाते हैं। इधर से आप आगे जाओगे तो यहाँ से थोड़ा 20-25 किलोमीटर आगे जाओगे टोकर से तो आपको सोमकमला आंबा डैम नजर आएगा। सोमकमला आंबा डैम भी बहुत बड़ा है, उसकी नहरों की पानी की वजह से भूमिगत स्तर बढ़ता है। उसके आगे और चले जाओ, इसी साइड में दक्षिण में जाते रहो, फिर माही डैम आएगा। एक सभी डैमों की श्रृंखला, ये क्या किया, पानी को रोका गया और जैसे पानी को रोका जाएगा तो उस पानी को उस जगह पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर पानी की कमी हो। आप देख सकते हो कि सोमकमला डैम के पानी को ठेठ इस पूरे क्षेत्र में, टोडा से या उस पूरे भाग में जगह जगह पानी की टंकी बनाकर उस पानी को सप्लाई किया जा रहा है एज अ ड्रिंकिंग वाटर। उधर से जैसवंत जिले उस पानी का उपयोग कर रहा है। इधर से पूरा भाग सलूम्बर से लगा के, ये वाला पूरा जैसवंत से लगा के ठेठ आप टोडा से ये वाले जो भाग है, पूरे भाग इन गांवों तक आप पहुंचो, वहां पर सभी जगह उस नहर का पानी पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम मिट्टी के कटाव को रोकेंगे तो उसका दूसरा बेनिफिट होगा कि अपने आप जल संरक्षण होगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सॉइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पस। इस प्रकार से कि ये जो सेवा है, ये चीजें दो प्रकार से क्या होगी, इस प्रकार से ये जो काम है कि इससे डबल आपको सर्विस मिल रही है, दो कार्यों की सर्विस आपको मिल जाएगी। इट इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब स्पष्ट, इट इज एविडेंट हाउएवर दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली ए सीजनल रेनफॉल एंड इमेंस, इमेंस का मतलब बहुत अधिक, क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड। और भारत जैसे देश में, समझना इसे, और भारत जैसे देश में जहां पर सिर्फ एक बार सीजनल बारिश होती है, मतलब एक मौसम में, अभी जून का महीना, मई जून का महीना स्टार्ट होगा, बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, 4 महीने बारिश रहेगी। जहां पर सिर्फ एक सीजनल बारिश होती है, रेनफॉल एंड इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, बहुत बड़ी मात्रा में जो वर्षा जल है वो क्या होता है, मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, वो जो क्या होता है वो बह जाता है, फ्लो हो जाता है। क्यों, कारण क्या, देखिए, द कलेक्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। और ये जो पानी जो बहता है, पानी जो बह जाता है, इस पानी का उपयोग करना अपने आप में बहुत अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वाइटल का मतलब होता है अत्यधिक, जो पानी बहता है उसका उपयोग करना। आप थोड़ा एज एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा देश है, राजस्थान से भी साइज में छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल। इजराइल में सिर्फ एक नदी बहती है, एक नदी, पर उस एक नदी जो नदी है उनकी, उस नदी का
नदी की एक बूंद पानी भी वो सागर में नहीं जाने देते। उस पूरे नदी के पानी को जगह जगह डैम बना के इन्होंने क्या कर दिया है, रोक दिया है। और उस पूरे पानी का वो उपयोग इजराइल करता है उन्नत प्रकार की कृषि करने के लिए, जबकि वहां पर रेतीला पहाड़ी रेगिस्तान है। और हम लोग इजराइल में खेती सीखने जाते हैं। जो फार्मिंग कृषि आप चारों तरफ देख रहे हो वो इजराइल की उपज है। बस उन्होंने क्या किया, उस नदी के पानी का यूटिलाइजेशन किया, पानी को उन्होंने सागर में जाने ही नहीं दिया। यदि भारत में सिर्फ एक गंगा नदी है, उस गंगा नदी के बरसाती पानी को यदि पूरा का पूरा रोक दिया जाए तो कई सालों तक भारत को किसी और पानी की जरूरत ही नहीं पड़े, इतनी आपूर्ति गंगा नदी अकेली कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी का उपयोग करना हमें क्या आना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा। यदि पानी का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते तो सबसे पहली चीज उस पानी को रोकना पड़ेगा। मस्ट ऑफ फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स। जो बारिश, जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, अधिकांश पानी क्या होता है कि नदी नालों से होते हुए, झरनों से होते हुए, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, नदियों से होते हुए, और अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी। और अंततः नदियों से होते हुए वो पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, कहाँ जाने के लिए, सागर में जाने के लिए। मतलब वो पानी कहाँ चला जाता है, सागर में चला जाता है। इनक्रेडिबली का हमने पहले बता दिया, अविस्पष्ट रूप से। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट द कंट्री। इस प्रकार अविस्पष्ट रूप से इतना जो कीमती पानी हो सकता था किसी भी देश के लिए, वो उसे क्या करते हैं, 10 लॉस टू द कंट्री, और हमारा देश उस पानी को क्या करता है, खो देता है। द हार्नेसिंग का मतलब नियंत्रित और नियमित। द हार्नेसिंग of our rivers, the water of which now mostly runs to west, is a great national problem। और नियमित रूप से जो पानी है वो जो सागरों में जाके मिल जाता है, जो वेस्ट हो जाता है, वो वास्ट इज द ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। यह एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय आपदा है, सबसे बड़ी सोचने जैसी बात है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब विचार किया जाना, कंसिडर्स एंड डेल्ट विथ एंड नेशनल लाइन्स, एंड डेल्ट का मतलब निपटा जाना, अर्थात कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा पर विचार किया जाना चाहिए, एंड डेल्ट विथ एंड नेशनल लाइन्स, और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए इस जो समस्या से हमें निपटा जाना चाहिए ताकि हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सके। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेड स्क्रब जंगल। क्या कह रहा है, स्क्रब जंगल का मतलब होता है जो झाड़ जंगल वाला, जो कंटीली झाड़ियों वाला जंगल। देखिए जंगल, ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो पहाड़ों में जो अभी जंगल दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, ये कांग्रेसी घास है, सिर्फ ये बबूल के पेड़ है जो अपने आप उग गए। ये कुदरत के लिए इतने काम के नहीं होते। दैट इज नॉट ए वेल प्लान फॉरेस्ट, ये वेल प्लान फॉरेस्ट नहीं है। हाँ, ये बबूल के पेड़ उग रहे तो हरा भरा दिखने में थोड़े ठीक रहते हैं, पर कहीं कहीं ये हमारे कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहा है ये देखिए, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, हमारी जो जमीन का बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है, विच एट प्रेजेंट आर मेनली स्क्रब जंगल, वो किससे गिरा हुआ है, स्क्रब जंगल से, मतलब कि झाड़ जंकार और कटीली झाड़ियों वाले जंगल से गिरा हुआ है। वुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, और ये जो जंगल है वो फर्टाइल का मतलब वो उपजाऊ हो सकता है। देखिए जो जहां पर कुदरती जंगल होता है वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। आप उदयपुर से जब केवड़ा की नाल आप जाओ, वो जो घना जंगल दिखाई देता है, रोड के दोनों तरफ आप नजर डालो, वहां की जो मिट्टी है, गारे जैसी मिट्टी नजर आती है, वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। उस उपजाऊ मिट्टी को बनाया किसने, वहां के उन जंगलों ने। यदि वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेनली स्क्रब जंगल, जो कि झाड़ी वाले जो जंगल हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, वो किस में बदल सकते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ भूभाग में वो बदल सकते हैं। एंड प्रॉस्परियस, प्रॉस्परियस का मतलब समृद्ध, समृद्ध जंगल में। ये बबूल के जंगल आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं देंगे, फायदा नहीं देंगे। फर्टाइल एंड प्रॉस्परियस कंट्री बाय करेजियस, एंड करेजियस का मतलब साहसिक, एंड वेल प्लान्ड एक्शन। यदि हम वेल प्लान कार्रवाई करें, एक सुनियोजित हम यदि काम करें, तो जो बहुत ही बड़े क्षेत्र पे जो झाड़ीदार जंगल उगे हुए हैं, उनकी जगह हम एक उपजाऊ, फर्टाइल एंड प्रॉस्परियस कंट्री बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, वहां पर
वो चीजें वो किस में बदल सकते हैं, वो एक उपजाऊ जमीन में बदल सकता है वो बात, एंड प्रॉस्पेरियस कंट्री बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, और सुनियोजित तरीके से यदि किया जाए तो ये संभव है। ये एक ऐसी चीज जो देश को समृद्ध कर सकती है। जहां पर ऐसे अनवांटेड चीजें उगी हुई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उसे साफ सुथरा करके यदि वहां पानी की व्यवस्था की जाए, और एक बार पानी की व्यवस्था हो जाए तो धीरे धीरे वहां पर दूसरी ऐसी वनस्पति जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है वो उगेगी, वो वहां की जमीन को फर्टाइल करेगी, उपयोगी करेगी, वहां पर खेती करे या जंगल उगाए, जो भी उगाए, इससे धीरे धीरे वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धि लाएंगे। इस प्रकार से आज के ये जो अगला पैसेज मैंने पढ़ाया था उसके बाद एक पैसेज बाकी रहेगा। मैंने क्या पैसेज के बाद कुछ प्रश्न लिखा रहा हूं, आप करो या नहीं करो मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। देखिए, आई विल नेवर फोर्स यू, फोर्स करना मेरी फितरत में ही नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। मुझे सिखाने में मैं यकीन रखता हूं, जबरदस्ती पेन पकड़कर किसी काम को कराने में, जहां जबरदस्ती होती है वहां सीखना नहीं होता है, वहां सिर्फ अपने आप को ढोना होता है। इसका और मैं आपको अपने आपके ऊपर मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूं, मैं बोझ नहीं हूं, आई एम नॉट योर वेट। आपके ऊपर से बोझ हटाने का काम करूंगा, आपका बोझ नहीं बनूंगा। मन चले तो कलम चलाओ, होमवर्क करो, मन नहीं चले तो मत करो। हाँ, पर ये कि एग्जाम के दिनों में मैं आपको बहुत ही याद आऊंगा, तब इस बात का आपको ख्याल रखना है। अभी अब आके क्या करेंगे, हाँ, ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन, ये मैंने पहले दे दिया था, ये मैंने पहले दे दिया था। आपको क्या करना है, देखिए ये वापस करना है, ये आपने वैसे किया नहीं होगा। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ मैंने बता दिया था, ये वाला भाग, पानी जीवन का आधार है, किससे, शरीर पानी से बना हुआ है, मिट्टी में नमी के लिए पानी बहुत जरूरी होती है, जंगलों में पानी के लिए जंगलों के लिए पानी जरूरी होता है। इसके अलावा जंगलों में जो प्रजातियां रहती है उसके लिए पानी जरूरी होता है, और हमारी कोई भी शारीरिक प्रक्रिया बिना पानी के संभव नहीं है। दैट इज द बेसिस ऑफ द लाइफ, ये आपको लिखना है। Why is collection of rain water necessary? अब इसमें ये आपको छांटना पड़ेगा, इस पैसेज में इसका आंसर है, द कलेक्शन इज रेन वाटर नेसेसरी सो दैट इट कैन बी सेंट वेयर इट रिक्वायर्ड, पानी को वहां पर भेजा जा सकता है जहां पानी नहीं है। इस पैसेज में ढूंढ के आप लिखोगे, व्हाट इज द ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी नेशनल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देयर इज अ बिगेस्ट नेशनल प्रॉब्लम, कि सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि whenever it rainfall, all the rainfall water flow in the river and be wasted in sea। वो क्या करता है कि पानी बह जाता है और वो जाके क्या, वो पानी पूरा पूरा सागर में मिल जाता है। That is the biggest national problem of India। What makes Indian agricultural insecure? ऐसी कौन सी चीजें जो भारतीय कृषि को इनसिक्योर करती है। In India rain is the seasonal, भारत में जो रेन है वो सीजनल है। द रेन इन इंडिया ओनली फॉर 4 months, बट व्हेन इट इरेगुलर, जब यह इरेगुलर होती है उस समय क्या होता है कि फिर पानी इरेगुलर होने की वजह से या लेस रेन, कम पानी होने की वजह से, कम बरसने की वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो कृषि है वो करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भारत में भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। What does the writer mean by civilized forest? यहाँ पर आपने जो लेखक का मतलब civilized का मतलब है कि what does the writer mean by civilized forest? civilized forest से क्या तात्पर्य, मतलब civilized क्या मतलब सभ्य जंगल, सभ्य मतलब कि वेल प्लान जंगल। इन इंडिया देर आर स्क्रब फॉरेस्ट इन वास्ट लैंड, भारत में क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र पे स्क्रब फॉरेस्ट है, चार जंगल वाले फॉरेस्ट है। तो उसकी जगह क्या होना चाहिए कि ऐसे जंगल होने चाहिए या उस जमीन को उपजाऊ किया जाना चाहिए। इसका भी आंसर इसके अंदर है, ये आपको लिखना है। 2-3 चीजें देख लीजिए इसके अंदर। मैंने आपको पहले कहा था कि 3 से 4 कंपोजिशन है, इसके अंदर से ऐसे टाइप क्वेश्चन भी है। अब उन्हें किस प्रकार से आप, क्योंकि कल ये लेसन मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगला लेसन कोई ऐसा कि ऐसे लेसन, कहानी वाले लेसन ये तो आपको बहुत नॉर्मली आते हैं, और कोई भी आपको पढ़ाएगा तो वो सबसे पहले ही पढ़ाएगा क्योंकि वो आपको रुचिकर लगेगा, पढ़ाने वाले को रुचिकर लगेगा। पर दिस इज नॉट माई इश्यू दैट
परंतु मेरा ऐसा कोई इश्यू होगा ही नहीं कि मैं आपको सरल चीजें बताऊं। नहीं, ये मेरे फितरत में नहीं है। जो चीजें बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड है, वो चीजें मैं क्या करूंगा, आपको बता दूंगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि इस लेसन को वापस ढंग से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। एक पैसेज बाकी रहेगा, वो कल इसे लास्ट कर लेंगे, और हो सकता है फिर कंपोजिशन वगैरह कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ में लेके चलूं या उसकी अलग क्लास लगाऊं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।